Knowledge about history enables us to understand the societies and the cultures around us in which human beings survived, and in a way, it is a kind of progression of the same cultures and same value system. What was it like to live in the Middle Ages? What were the conditions? What were the social factors that prevailed? If we study, then we come to know that clergy, nobles, and the commoners, these were the three factors. Clergy are the religious people, and those chiefly spoken Latin language, and their purpose was to save everyone's soul. Nobles are those people who fight, and their purpose was to protect and allow for all to work in peace and provide justice. Commoners were the people whose purpose was to feed and clothe above all, and then it was their full purpose to survive in those particular time periods. तीन लोग थे, क्लर्जी रिलीजियस पीपल थे, नोबल्स लैंडलॉर्ड्स थे या पीपल जो कंट्रोल में थे, पॉलिटिशियंस थे, पावर में थे, और कॉमनर्स जिनको अपने खाने और कपड़े की फिक्र रहती थी। ये तीन लोग सोसाइटी के अंदर मिडिल एजेस में हमें प्रोमिनेंट नजर आते हैं। फ्यूडल सिस्टम मौजूद था वहां पर। फ्यूडल सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो वो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसी टर्म है जिसने सोसाइटी के अंदर कंट्रोल रखा, और इकोनॉमिक सिस्टम मिडिल एजेस का था जो 8 टू 1100 में था। दैट वाज कॉल्ड एज फ्यूडल सिस्टम। कॉमनर्स पेजेंट्स थे जो फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ जो है ना वो काम करते थे, और वहां पर उनको पीजेंट्स को लैंड दी जाती थी। रिटर्न के अंदर द वेसल्स जो थे वो कॉमनर्स या पीजेंट्स उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी फ्रॉम बैंडिट्स, चोरों से, डकैतों से, एंड टैक्स भी लिया जाता था इन कॉमनर्स से, और उनको एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ देयर क्रॉप जो था वो लॉर्ड को देना पड़ता था। तो ये जो है ना, लॉर्ड होना वेसल होने से बहुत बेहतर था। फ्यूडल इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये क्रिएट किए गए थे। इनकी टाइज जो थी वो लॉयलिटी जो थी वो उनकी, ये इन अ वे कनेक्शन बनाते थे वेसल्स और लॉर्ड के अंदर। वहां पर सोसाइटी के अंदर एक कनेक्टिंग पार्ट थे। अगर चर्च की बात की जाए, सो चर्च प्रोवाइडेड गाइडेंस थ्रू वेल नोन परसेप्ट्स, जिसके अंदर 7 डेडली सिंस आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज प्राइड, सेकंड वन इज ग्रीड, थर्ड वन इज wrath, fourth one is envy, fifth one is gluttony, sixth one is sloth, and seventh one is lust। पहला गरूर था, फखर था। दूसरा लालच है, ग्रीड है। और तीसरा गुस्सा है, शदीद वाला गुस्सा जिससे बीपी हाई हो जाए। एनवी जलन थी, हसद थी। ग्लटनी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना पीना था। और स्लॉथ बहुत लिथार्जिक बिहेवियर था। लस्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शिद्दत की ख्वाहिश थी। वो कोई भी तरीका अपनाएं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। सो दीज आर द 7 डेडली सिंस that were prohibited in those particular times and propagated by the church। so यहाँ पर ज़रा अगर आप आएंगे तो हाई मिडल एजेस के अंदर जो क्रूसेडर्स का टाइम था, जो क्रिश्चियन फाइटर्स थे, जो वाइकिंग्स थे क्रिश्चियन, वो उन्होंने यहाँ पर एक अपना एक फाइटिंग की जस्टिफिकेशन जेरूसलम के नाम पे निकाली थी। ओपन ट्रेड रूट्स बनाए थे। पीजेंट्स जो थे वो लिबरेट किया था उनको लॉर्ड्स के कंट्रोल से, एंड उनको होली लैंड्स की तरफ, सिटीज की तरफ ले जाया गया, क्रूसेड रूट्स की तरफ ले जाया गया। और
पीजेंट्स को कन्वर्ट किया गया फाइटिंग स्पिरिट के अंदर। दोबारा फ्यूडल सिस्टम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। इस ड्यूरेशन में ट्रांजिशन हुई और फिर आगे हमें रेनेसांस का कल्चर डेवलप होता हुआ नजर आता है। सो डार्क एजेस भी कहते हैं इस एज को। चर्च प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर टू द सोसाइटी, नॉट ओनली विद द रिलीजन बट प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज वेल। सो चर्च ने एक इंपॉर्टेंट पोजिशन ले ली, एजुकेशन भी देना शुरू कर दी और सोसाइटी को कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर जो है ना, विथ क्रूसेडर्स चर्च बिकम इनक्रेडिबली करप्ट। आहिस्ता आहिस्ता क्रूसेडर्स के साथ उनको भी पावर का बहुत ज़्यादा लत लग गई, पावर का नशा लग गया। पॉप्स कहता है कि फाइट फॉर द पॉलिटिकल पावर, उन्होंने फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। ग्रीड रैम्पेंट होना शुरू हो गई और सेलिंग क्या जो है ना वो क्या हुआ, इंटेलिजेंसेस के जो है ना क्रूसेडर्स डॉलर्स की तरफ, पैसे की तरफ माइल होना शुरू हो गए। और फिर इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने आप को बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ में, एडवेंचर्स में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। सो क्रूसेडर्स जो है ना वो वहाँ पर ब्लैक डेथ के भी रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि इन्होंने ट्रेड रूट्स बहुत से रूट के ऊपर इस्टेब्लिश किया था, पॉपुलेशन को मारना शुरू कर दिया था। प्लेग जो है ना वहाँ पे उस टाइम के अंदर आउटब्रेक होना शुरू हो गई थी। मिडल एजेस और रेनेसांस के अंदर प्लेग कहत को कहते हैं। और फिर पैराडॉक्सिकली प्लेग जो है ना वो प्रोवाइड क्या उसने किया, ग्रोथ इन द सिटीज़ आना शुरू हो गई। बहुत से लोग क्योंकि डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो गई, इंडस्ट्री की तरफ आना लोग शुरू हो गए, सिटीज़ की तरफ। एंड और फिर जो है ना वो क्या हुआ, क्रेडिटर्स ने उनको वहाँ पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया और सोसाइटी का एक न्यू कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया। सो आइए हम देखते हैं लिटरेचर को, कैसा लिटरेचर था। लैंग्वेजेस को अगर देखें तो लैटिन जो है ना वो डोमिनेट कर रही थी लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन जो थी वो चर्च की लैंग्वेज थी और यूरोप के अंदर डोमिनेट कर रही थी। तो इसी तरीके से दैट हैज स्टार्टेड developing and dominating itself in इंग्लैंड एज वेल। द चर्च ओनली सोर्स था एजुकेशन का। लैटिन जो है ना वो कॉमन लैंग्वेज थी मिडिवल राइटिंग्स की। इसी तरीके से कॉमनर्स वो पढ़ नहीं सकते थे और सिर्फ उनको स्टोरीज सुनाई जाती थी ओरली। तो रिलीजियस लोगों ने नॉलेज, एजुकेशन और पावर अपने हाथों में रखी और कॉमनर्स को वो फिर ओरल प्रोपोगेट करते थे रिलीजन का, ओरल उनकी टीचिंग करते थे। और उसके अंदर ग्रेट अमाउंट ऑफ लिटरेचर जो है हमें अगर जब दिखते हैं तो वो एनोनिमस है, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास उसको महफूज करना नहीं था, अभी तक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप नहीं था हुआ। और चूंकि वो 14th सेंचुरी के एंड पे आया तकरीबन। और मिडीवल आथर जो है ना वो आफन कहते हैं कि रीटेल एंड एम्बेलिश स्टोरीज दे हर्ड और रेड रादर देन इन्वेंट न्यू स्टोरीज। तो पुरानी स्टोरीज को उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया, उसी को रीप्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से न्यू लिटरेचर एक न्यू फॉर्म के अंदर हमारे पास आना शुरू हो गया। तो कैथोलिक क्लर्क्स जो है ना वो इंटेलेक्चुअल सेंटर सोसाइटी के अंदर थे। और मिडल एजेस का जो लिटरेचर था दैट प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्वांटिटी वहाँ पर आ रहा था बहुत ज़्यादा, चूँकि चर्च के लोग जो है ना वो डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी के अंदर। करेक्टरिस्टिक भी अगर बात की जाए तो रोमांस एक बहुत इम्पोर्टेंट जानरा था इस टाइम पीरियड के अंदर। और रोमांस के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रोज भी हमें दिखती है, वर्स के अंदर भी एडवेंचर की स्टोरीज हमें दिखती हैं, हीरोज के एक्सप्लॉइट्स हमें शिवलरिक हीरोज की दिखती हैं, एक्सप्लॉइट्स ऑफ नाइट्स दिखते हैं, किस तरीके से नाइट्स की एक्सप्लॉइटेशन होती थी या वो खुद बहुत से एडवेंचर के अंदर इन्वॉल्व होते थे। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, क्रिश्चियन मैसेज भी हमें यहाँ पे दिखता है, कंसर्न साल्वेशन के अंदर जो था, जो निजात के लिए, और वर्ल्ड टू ओवरकम, नो इन पॉलिटिकल सोशल चेंजेस जो थी उनकी तरफ तवज्जो कम थी और स्पिरिचुअल चेंज की तरफ ज़्यादा थी। और 14th सेंचुरी तक यही चलता रहा, जब तक चौसर और दांते ने आके एक न्यू थिंकिंग पैटर्न दिया था, जो हम एक और सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें हीरोइज्म का कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि बहुत सा फॉर्म ऑफ लिटरेचर था जिसके अंदर बेओवुल्फ था, या सर गवेन ग्रीन नाइट्स थे, सॉन्ग ऑफ रोलैंड था, या निबल 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 नगलेड, इसको सम लैटिन वर्ड है, वो कैसे जो है ना वो
डोमिनेट कर रहे थे हीरोज की स्टोरीज के अंदर। फिर देन प्रेजेंटेशंस थी, आइडियलाइज बिहेवियर था, लॉयलिटी थी, शिविलरी थी उसके अंदर। फिर फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, बहुत से मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया था। न्यू मेटाफर, न्यू लैंग्वेज के अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स, एलागोरिकल जो है ना वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी इस टाइम के अंदर। फिगरेटिव मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मीनिंग लिटरल की तरह मेटाफोरिकल में जो है ना कन्वे किए जाते हैं। मिडीवल लिटरेचर रिलाइड ऑन एलिगरी टू कन्वे द मॉरल्स द आथर हैड इन माइंड while the writing representation of abstract qualities, events, institutions are thick, and much of the literature of दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो यहाँ पर हमें जितनी भी चीज़ें जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ को डॉक्यूमेंट होता हुआ एलिगरी की फॉर्म के अंदर दिखता था, जिसके अंदर शिवलरी थी, हीरोइज्म था, कोर्टली लव था, ब्रेवरी थी, वैनिटी थी, या और बहुत से सोशल स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड हमें आइडियोलॉजीज मिलती हैं। दांतो की इन्फर्नो एक हमारे पास, ज्यू के इन्फर्नो एक रिलेटेड थी, स्टोरी थी। वो लैटिन के अंदर जो है ना वो इटालियन लिटरेचर से आई थी हमारे पास, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से मिडीवल राइटिंग के अंदर रोमांसिस का जो टेक्स्ट था वो हमें इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे हमें रूट मिलती हैं एपिक्स पोइट्री से, जो बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी पोम्स हुआ करती थी और बड़े फोकस उनके हुआ करते थे, जो बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से मिडीवल रोमांसिस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती थी, फाइटिंग की स्टोरीज हुआ करती थी, मिस्टिकल प्लेसेस की स्टोरी हुआ करती थी, इसी तरीके से सुपरनेचुरल एलिमेंट्स एंड मैजिकल पावर्स की बातें थी, हीरो मौजूद था वहाँ पर। और एपिसोड जो थी वो लूज स्ट्रक्चर के साथ एक अवेलेबल हमारे पास होती थी। कोर्टली लव यहाँ पर मौजूद था, शिविलरी की बात थी, और टाइम फ्रेम कई सालों पे मोहित होता था। शिविलरी जिसके अंदर आप ब्रेवरी एंड हीरोइज्म और नाइटहुड की स्टोरीज हमें मिलती हैं। कोड ऑफ शिविलरी जिसके अंदर रिलीजन भी था, मिलिट्री ऑर्डर भी था, और क्रूसेड्स से रिलेटेड स्टोरीज भी थी। और किंगडम के अंदर जो नाइट्स थे, टेम्पलर्स थे, हॉस्पिटलर्स थे, वो सारों की स्टोरीज हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। मिडिल एजेस के अंदर शिविलरी और जो है ना वो पावर की स्टोरी हमें नाइटहुड की स्टोरीज इंटरटेनमेंट करती हुई दिखाई देती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि बैटल्स की तरफ, पार्टिसिपेशन की तरफ जाती थी। सो शिविलरी के कोर्स क्या थे? टेम्परेंस थे, जिसका मतलब सेल्फ रिस्ट्रेंट है, फॉर्टिट्यूड थे, प्रूडेंस थे, जस्टिस थी, और उसके अलावा बाकी आपको जो स्टोरीज दिखती हैं वो स्टोरीज को अगर आप फोकस करेंगे, सो वेलर है, उसके अलावा लॉयलिटी है टू किंग, है टू गॉड, है कोर्टली लव है। इसी तरीके से फिर आपके पास जनरोसिटी है, और फिर किसकी तरफ जनरोसिटी थी? सिख की तरफ, विडोज की तरफ, ऑप्रेस्ड की तरफ, एंड कोर्टली लव भी हमें प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। आइडियल्स क्या थे? रिलेशनशिप जो था वॉज मॉडल्ड ऑन द फ्यूडल रिलेशनशिप बिटवीन नाइट एंड हिज लीज लॉर्ड। लॉर्ड और नाइट के दरमियान का रिलेशनशिप था। नाइट को की सर्विस जो थी कोर्टली लेडी के लिए हुआ करती थी, वो ओबीडियंस थी, लॉयलिटी थी, जो अपनी लॉर्ड के साथ उसने दिखानी थी। वही सर्विसेज, ओबीडियंस एंड लॉयलिटी की अपनी लेडीशिप के दरमियान भी वो दिखाता है। सो कंट्रोल था लेडी का कंप्लीट नाइट के ऊपर, और उसकी ओबीडियंस एंड सबमिशन उसके लिए ज़रूरी थी नाइट के लिए। सो नाइट्स लव फॉर द लेडी इंस्पायर्स हिम टू do great deeds in order to be worthy of her love and win her favor. इसी तरीके से courtly love was not between husband and wife, because it was an ideal sort of relationship that couldn't exist within the context of the real life medieval marriages. So middle ages की marriages के अंदर ऐसा लव हमें नहीं दिखाई देता, बल्कि ये जो कोर्टली लव का कॉन्सेप्ट है वो हमें मॉडल दिखाई देता है, जिसके अंदर फॉर अ क्लास ऑफ अनमैरिड यंग मैन हु फॉट अदरवाइज have threatened social stability,
knights were typically younger brothers without land of their own और support of, जो है ना, कहता है कि जो है ना, वाइफ उनको नहीं होती थी. They became members of the household of the feudal lords whom they served. So एक connection है, relationship है, typically older, married and of higher status women का, जिसके अंदर knights जो है ना वो मॉडल के साथ इन्वॉल्व होते हैं. फ्यूडल लाइफ की जो वाइफ है, फ्यूडल लॉर्ड की जो वाइफ है, उसके साथ जो है ना उसका एक कनेक्शन था. अनमैरिड नाइट्स एंड मैरिड वाइव्स ऑफ दी फ्यूडल लॉर्ड्स. तो ये इनका जो रिलेशनशिप था, दैट काइंड ऑफ डेवलप्ड कोर्टली लव. सो कोर्टली लव जो है ना वो वहाँ पर एक मॉडल हमें दिखता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, जिसके अंदर यंग नाइट्स टू कंट्रोल देयर बेसर डिजायर्स एंड चैनल देयर एनर्जी इनटू सोशली यूजफुल बिहेवियर लव रादर देन अंडरिंग अलाउंड दी कोर्टयार्ड और कंट्री साइड स्टीलिंग और रैपिंग वमेन. तो ये एक अपनी जो बेसिक डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं और अपनी ख्वाहिशात, जो उनके जो सिम्टम्स थे, वो सारे के सारे क्या करते थे, अपनी लेडीशिप के लिए डिवोट कर दिया जाता था. सो लव सिक नाइट्स टिपिकल सिम्टम्स साइटिंग, टर्निंग पेल, टर्निंग रेड, फीवर, इनएबिलिटी टू स्लीप, ईट और ड्रिंक. सो इन अ वे इस तरह का जिस तरीके से एक आशिक की हालत होती है, ये हालात इन नाइट्स के भी हुआ करते थे. सो ये नाइट्स हमें फिर क्वेस्ट के अंदर दिखाई देते हैं, जुस्तजू के अंदर दिखाई देते हैं. ये क्वेस्ट जो थी हमें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर दिखाई देती है. नाइट्स के अंदर जो वॉन्डरिंग कर रहे हैं इन सर्च ऑफ डीड्स ऑफ शिवलरी, अपनी बहादुरी के किस्से मशहूर करने के लिए, अपने कोड और बिहेवियर को सेट करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए नाइट्स अपना रोल प्ले करते हैं. सो क्वेस्ट क्या है? हीरो की जर्नी है, जिसका ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे डिज़ायर्स हैं, वो पूरी कर रहा है अपने रास्ते की ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए. और उन्होंने कुछ ना कुछ अटेन करना है, कुछ ना कुछ पावर लेनी है. इनर एंड आउटर प्रॉब्लम्स के जो है ना वो करेक्टर्स उनके सामने हैं. हीरो वहाँ पे अपने आप को आइडेंटिफाई करवाता है. हीरोज लैक समथिंग, ट्रेजिक फ्ला भी होगा, कोई डीप वूंड भी होगा, लेकिन उनके यहाँ आपको फिर भी एक जो है ना क्या मिलेगी, एक डिज़ायर मिलेगी. एक्सक्यूजेज आर यूज टू अवॉइड द कॉल. और फिर हेजिटेशन इलिस्ट्रेट्स फॉर्मेडिबिलिटी ऑफ द चेंज अहेड, चैलेंज अहेड. रेजिस्टेंस आपको जो है ना वो क्रिएट्स चेंज एंड स्ट्रेंथ, अलाउइंग द हीरो टू ग्रो. को जितनी ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, ऑब्स्टेकल मिलेगी, वो क्या करेगा, फिजिकल या मेटाफोरिकल क्रॉसिंग करेगा, जिसके अंदर उसका लीप ऑफ फेथ हमें जो है ना दिखाई देगा और टर्निंग बैक नहीं होगी. सो हीरो के बहुत से फियर्स हमें दिखाई देंगे. हीरो की डेथ भी हो सकती है, रीबॉर्न भी हो सकता है, और उसके जो है ना परसेप्शन चेंज होते हैं, डेवलपमेंट होती है जर्नी के अंदर, और एक एपिफनी इन्वॉल्व होती है, जो एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल चेंज था, एक ट्रांसफॉर्मेशन थी. मिडीवल हीरो अगर हम देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, इंडोर्ड विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, और एक मैन था जो एडमायर हुआ अपनी नोबल जो है ना वो क्वेस्ट के अंदर. सो ये क्वालिटीज़ हमें मिडीवल लिटरेचर के रोमांसिस के अंदर नज़र आती हैं. हमारा अगला सेशन जो होगा वो कोटली लव की एग्जाम्पल में, जैसे सॉन्ग ऑफ रोलैंड, जिसके अंदर चैंसन डी रोलैंड के बारे में और सर गवेन एंड ग्रीन नाइट्स से रिलेटेड होगा. अभी तक अगर आपका कोई सवाल हो, यू कैन रीच मी आउट थ्रू द कमेंट सेक्शन. टिल देन, स्टे हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.